नमस्कार बच्चों। पिछली कक्षा में मैंने आपको कोलाइडी विलयन के बारे में बताया था। जैसे कि हम जानते हैं इस पाठ का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। अगर वो शुद्ध नहीं है तो उनका शोधन किस प्रकार करेंगे, आइए देखते हैं। पदार्थों के शोधन की कुछ विधियों का वर्णन हम करते हैं। तो पहले हम करेंगे ठोसों का शोधन। ठोस पदार्थों का शोधन हम किस प्रकार करेंगे, ध्यान देंगे। कुछ विधियां हैं जो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं। नंबर 1 है छानकर। अगर मान लिया कोई दो प्रकार के ठोस घुल गए हैं, तो आपस में मिल गए हैं, दो पदार्थ के ठोस आपस में मिल गए हैं और एक का आकार बड़ा है और एक का आकार छोटा है, तो आप छन्नी के द्वारा छान कर निकाल सकते हैं। जैसे गेहूं में अगर सरसों मिल जाते, सरसों छोटी होती है, गेहूं बड़ा होता है, तो छन्नी से छान ले, सरसों निकल जाएगी, गेहूं वहीं रह जाएगी। अगर मान लिया कोई ठोस द्रव में घुल गया है, तो इसको हम छान कर अलग कर सकते हैं। द्रव में अविलेय घुल नहीं रहा है, द्रव में अविलेय ठोस, जैसे पानी में मिट्टी के कण मिल गए, तो आप कैसे अलग करोगे, छान कर अलग किए जा सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक कीप लेनी होगी। कीप में एक छानने वाले पत्र को लगाना होगा, जैसे फिल्टर पेपर या कोई कपड़ा। ऐसे बहुत बार आपने देखा होगा मिट्टी के तेल में कुछ अशुद्धियाँ मिल जाती हैं, तो हम कीप पे कपड़ा रख के छान लेते हैं, वो अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं। तो वैसे इस कीप में भी हमें एक छानने वाला पत्र या कागज लगाना होगा। उसके बाद आपको इसमें वो द्रव डालना होगा जिसको आप छानना चाहते हैं। नीचे एक फ्लास्क लेंगे जिसमें छानित आपका इकट्ठा हो जाए, तो अशुद्धियां यहीं इसी पत्रक पर रुक जाएंगी और शुद्ध द्रव यहाँ आ जाएगा और ठोस आपका वहीं पर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार छान कर भी हम शुद्धियों को अलग कर सकते हैं। अब मान लिया दूसरी विधि, यदि ठोस द्रव में विलय है, घुला हुआ है, अगर ठोस द्रव में घुला हुआ है तो उसके लिए हम क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग करते हैं। ये क्या विधि है कि जो ठोस घुल गया है द्रव में, उसको पहले हम गर्म करते हैं। उसको हम गर्म करेंगे और गर्म करके जो विलयन है उसे गाढ़ा कर लेंगे, बहुत गाढ़ा, और फिर उसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब विलयन धीरे धीरे ठंडा होगा तो आप देखेंगे कि विलयन के ऊपर पपड़ी के रूप में ठोस पदार्थ के क्रिस्टल जमने शुरू हो जाएंगे। उन्हें आप पकड़कर अलग कर सकते हैं। फिर दोबारा से यही क्रिया दोहराइए, गर्म कीजिए, गाढ़ा कर लीजिए, ठंडा कीजिए, फिर क्रिस्टल अलग हो जाएंगे। तो इस प्रकार क्रिस्टलीकरण से भी हम ठोस और द्रव को अलग अलग कर सकते हैं। अगर एक विधि और है जिसे हम कहते हैं अपकेंद्रम। इस विधि का प्रयोग जनरली दूध से क्रीम निकालने में, दही से मक्खन निकालने में किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी आपका द्रव है उसे हम तेजी से वृत्ताकार घुमाते हैं, चाहे वो एक बर्तन में घुमा लो या कोई यंत्र है तो उसमें घुमा लीजिए। जैसे आपने देखा होगा
कि दूध की डेयरी पर एक यंत्र में दूध को डाल देते हैं, फिर उसे पहिए से बहुत तेज़ी से उसे घुमाते हैं, जिससे क्या होता है क्रीम के कण होते हैं। जब आप किसी चीज़ को गोल गोल घुमाते हैं तो क्या होता है कि वस्तु पर फिर बाहर की ओर एक बल लगने लग जाता है जो ठोस वस्तु है, और वो इस तरीके से धीरे धीरे द्रव से अलग होती चली जाती है। तो अपकेंद्रण विधि हमने छोटी क्लास में पढ़ी थी, शायद कक्षा 6 या 7 में। वहाँ पर भी आप आसानी से उसका चित्र भी देख सकते हैं और उसे आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद आता है एक और विधि ठोसों के ही शोधन की, जिसे हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कुछ ठोस गर्म करने पर द्रव अवस्था में ना आकर सीधे गैस अवस्था में चले जाते हैं। ऐसे ठोसों को हम ऊर्ध्वपातज ठोस कहते हैं, और इस घटना को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो जो ऊर्ध्वपातज ठोस हैं उन्हें इस विधि से हम शुद्ध कर सकते हैं। जैसे आयोडीन है, कपूर है। क्या करते हैं, पहले चीनी मिट्टी की प्याली में उस ठोस को हम अशुद्ध ठोस जो है हमारा ऊर्ध्वपातज ठोस को ले लेते हैं। चीनी मिट्टी की प्याली को एक फनल यानी कीप से ढक देते हैं, और कीप के ऊपर एक गीली रुई लगा देते हैं, उसे बंद कर देते हैं। फिर इस चीनी मिट्टी की प्याली को हम बर्नर की सहायता से गर्म करते हैं। जब आप इसको गर्म करेंगे तो जो ऊर्ध्वपातज ठोस है उसकी भाप बनेगी और ऊपर जाकर ठंडी हो जाएगी। उसकी वाष्प जो बनेगी ऊपर जाकर ठंडी होगी और फिर ठोस में बदल जाएगी। ठोस में बदलेगी तो जो कीप है इसकी दीवार पर जम जाएगी। कुछ समय बाद इस कीप को हटाइए और उसको खुरचकर अलग कर लीजिए। इस प्रकार ऊर्ध्वपातन विधि से भी हम ठोसों का शोधन कर सकते हैं। इसके बाद आता है द्रवों का शोधन। द्रवों को भी छानकर भी शुद्ध किया जा सकता है। अगर अशुद्धियां अविलेय हैं, अगर अशुद्धियां घुल नहीं रही हैं तो छान कर अलग कर दीजिए। लेकिन अगर अशुद्धियां घुली हुई हैं तो ऐसी स्थिति में हम आज आपको एक बहुत अच्छी विधि बताते हैं। अब हम द्रवों का शोधन पढ़ रहे हैं तो इसमें एक बहुत अच्छी विधि है आसवन। आसवन क्या होता है बच्चों? आसवन दो क्रियाओं का योग है। कौन कौन सी दो क्रियाएं? पहले द्रव को गर्म करेंगे और वाष्प में बदलेंगे। इस क्रिया को हम क्वथन कहते हैं या वाष्पीकरण भी कह सकते हैं। वाष्पीकरण या क्वथन भी हम कह ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो वाष्प मिलेगी उसे आप ठंडा कीजिए। ठंडा करने पर वो फिर द्रव में बदल जाएगी। इसे हम संघनन कहते हैं। जब आप वाष्प को ठंडा करके द्रव में बदलते हैं तो इस क्रिया को संघनन या कंडेंसेशन कहते हैं। अब इसे हम कौन से संयंत्र का हम प्रयोग करेंगे, उस संयंत्र को मैं चित्र द्वारा आपको समझाता हूँ। समझिए इसमें क्या होता है। इसमें एक गोल पैदी का फ्लास्क होता है जिसे हम आसवन फ्लास्क कहते हैं। इसमें आसवन फ्लास्क में एक गर्दन पर निकास नली होती है, इसे निकास नली कहते हैं। यह आसवन फ्लास्क है। इसे हमें अशुद्ध द्रव जिसमें अशुद्धियां भरी हुई हैं, विलेय हैं, वो ले लेते हैं अशुद्ध द्रव। इसे स्टैंड की सहायता से कस लेते हैं। यह हमारा स्टैंड है। इसे हम स्टैंड की सहायता से कस लेंगे। इसमें हम संघनित्र लगाएंगे। संग्राहक की मदद से संघनित्र लगाते हैं। संघनित्र क्या करता है? भाप को ठंडा करेगा। ये एक पतली नली है जिसके
चारों तरफ एक कवर होता है। इस कवर में हम नीचे से ठंडा पानी प्रवाहित करते हैं, जो ऊपर से फिर निकलता है गर्म होकर, उसे भी हम अलग कर लेते हैं। इसे भी हम एक स्टैंड की सहायता से कस देते हैं। एक स्टैंड की सहायता से मैंने इसे कस लिया है। तो ये स्टैंड इसको मैंने कस लिया है ताकि ये हिले ना। फिर इसमें हम एक दूसरा संग्राहक लगा देते हैं और फ्लास्क लेते हैं जिसमें हमें शुद्ध द्रव इकट्ठा करना है। इसमें एक थर्मामीटर लगा देते हैं ताकि हमें ताप का पता चलता रहे कि कितना ताप हो गया है। थर्मामीटर में नीचे आप जानते हैं पारा भरा होता है, ये पारे का बल्ब है, इसमें पारा भरा हुआ है और इसमें ताप के चिन्ह लगे होते हैं, किस ताप तक आप गर्म कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार आसवन, ये आसवन फ्लास्क है, ये संघनित्र है, संघनित्र तो ठंडा करेगा। ये ग्राही है जिसमें शुद्ध द्रव आपका इकट्ठा होगा। ये आसवन फ्लास्क है। इसमें क्या करते हैं हम, बर्नर की सहायता से अशुद्ध द्रव को गर्म करते हैं। जैसे मान लिया पानी में चीनी घुल रही है तो हम चीनी वाले पानी को गर्म करेंगे। गर्म करने से क्या होगा, पानी की भाप बनेगी, चीनी की भाप नहीं बनेगी। जो आपका ठोस होता है वो अवाष्पशील होता है प्राय, ठोस प्राय अवाष्पशील होते हैं, द्रव प्राय वाष्पशील होते हैं। तो यहाँ से जब उसकी भाप बनेगी तो वो यहाँ पर संघनित्र में आएगी। संघनित्र के चारों तरफ ठंडा पानी है, उसे ठंडा कर देगा तो वो शुद्ध पानी की जो वाष्प है वो यहाँ कर द्रव में बदल जाएगी और वो द्रव धीरे धीरे यहाँ ग्राही में एकत्रित हो जाएगा। तो इस प्रकार हम आसवन के द्वारा अगर किसी द्रव में कोई ठोस जो अवाष्पशील है वो घुल गया है तो हम उसको दूर कर सकते हैं। अभी बच्चों मैंने आपको पढ़ाया कि अगर किसी वाष्पशील, जिसकी भाप बन सकती हो, वाष्पशील द्रव में कोई अवाष्पशील अशुद्धि घुली है तो उसके लिए हम प्रभाजी आसन का साधारण आसन का प्रयोग करते हैं। अब मान लिया दो द्रव मिल गए हैं, दोनों ही वाष्पशील हैं, दोनों की भाप बनती है और दोनों के भाप बनने का जो ताप है, यानी जिसे हम क्वथनांक कहते हैं, क्वथनांकों का जो अंतर है, बॉइलिंग पॉइंट जिसे कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है, क्वथनांकों का जो अंतर है वो कम है। मान लिया एक का 50 है, एक का 60 है, तो अंतर बहुत कम है, दोनों की वाष्प एक साथ बन सकती है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, इस स्थिति में भी हम आसन का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन अब की बार हम प्रयोग करेंगे प्रभाजी आसन। इसमें क्या करना होगा, सब कुछ पहले जैसा है, लेकिन बस एक ये स्तंभ लगा देंगे जो एक प्रभाजक स्तंभ है, प्रभाजक स्तंभ है। अब क्या करेंगे हम, ये हमारा आसवन फ्लास्क था, इसमें दोनों द्रवों का मिश्रण ले लेंगे और इसे बर्नर की सहायता से गर्म करें। अब जब हम इसे बर्नर की सहायता से गर्म करेंगे तो दोनों द्रव, मान लीजिए इसमें ए और बी है, ए इसमें भी बच्चों हम लगा सकते हैं स्टैंड, कहीं ये ज़्यादा वजन से लटक के गिर ना जाए, भी एक स्टैंड लगा देते हैं। तो मान लीजिए जो ए है कम क्वथनांक वाला है और जो बी है वो अधिक क्वथनांक वाला है। ये दो द्रव आपस में ये मिले हुए, जब आप गर्म करोगे तो दोनों ही द्रवों की वाष्प बनेगी, दोनों द्रव ऊपर चलने लगेंगे, ए और बी दोनों। लेकिन जैसे ऊपर चलेंगे, ये जो बल्ब है इनके बाहर क्या है, वायु है, वायु उस वाष्प को ठंडा करेगी। तो जब ऊपर चलेंगे तो जो
कम क्वथनांक का द्रव है वो तो ऊपर जाता रहेगा, लेकिन कौन सा वाला ए, लेकिन जो अधिक क्वथनांक का द्रव है बी वो नीचे आने लगेगा, क्योंकि जैसे ऊपर जाएगा तो भाप ठंडी होगी, जब ठंडी होगी तो द्रव में बदलेगी तो नीचे की तरफ आएगी। पहले तो दोनों एक साथ चलेंगे और भी, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाके ठंडा होगी तो पहले अधिक क्वथनांक वाला द्रव ठंडा होकर नीचे आने लगेगा, लेकिन जो कम क्वथनांक वाला द्रव है वो भाप अवस्था में ही रहेगा और यहाँ ग्राही से होता हुआ संघनित्र में आ जाएगा, और संघनित्र में आप जानते हो द्रवित हो जाएगा, और द्रवित होने के बाद वो यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। ए वाला ए घटक तो आपका यहाँ आ जाएगा और बी घटक वापस नीचे आ जाएगा और यहीं पर इकट्ठा होता रहेगा, बार बार ऊपर जाएगा नीचे आएगा। लेकिन ए की भाप अगर एक बार ऊपर उठेगी तो वो द्रवित नहीं होगी, क्योंकि उसका क्वथनांक कम है और यहाँ गर्मी ज़्यादा है, तो वो भाप अवस्था में ही बना रहेगा और संघनित्र में आकर द्रवित होकर इकट्ठा हो जाएगा। तो इस प्रकार हम दो वाष्पशील द्रव को अलग अलग कर सकते हैं। ध्यान से देख लीजिए डायग्राम को, इसे अपनी कॉपी पर बना लेना, चाहे इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे बनाने का अभ्यास करिए। जब तक आप बनाने का अभ्यास नहीं करेंगे ये आपकी समझ में नहीं आएगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन चार चार बार इन चित्रों को बनाकर देखेंगे तभी आपकी समझ में आएगा। अब मैं आपको एक और विधि पढ़ाता हूँ शोधन की, जिसमें दो द्रव आपस में मिल गए हैं लेकिन अमिश्रणीय द्रव है, द्रव एक दूसरे में मिलते नहीं है। जैसे आपने देखा तेल और पानी मिलते नहीं है ना, तेल और पानी आपस में नहीं मिलते, तो किसी प्रकार से मान लीजिए तेल और पानी मिल गए, दोनों की अलग अलग परतें हमें नजर आ रही हैं, तो उन्हें हम कैसे पृथक करेंगे, उसके लिए जरा ध्यान से देखेंगे क्या करेंगे हम। उसके लिए हम प्रयोग करते हैं पृथककारी फनल, पृथककारी कीप, पृथककारी कीप का प्रयोग करेंगे। क्या है ये पृथककारी कीप? ये पृथककारी कीप है, इसमें नीचे एक टैप लगी होती है, टॉटी जिसे कहते हैं। इसमें ये हमने एक टैप लगा दी, तो खोलेंगे तो इसमें से द्रव निकलने लगेगा। बीच में एक टैप लगेगी, दो द्रव है, मान लिया ये दो अमिश्र द्रव है जो आपस में घुलते नहीं है, तो अब ये तेल है, तेल ऊपर तैरता है और नीचे पानी है, ठीक है। तो बहुत आसान है, इस टैप को खोल देंगे, जब तक पानी आता रहेगा खोले रखेंगे, जैसे ही तेल गिरने लगेगा टैप बंद कर देंगे, टैप बंद कर देंगे, तेल ऊपर रह जाएगा, पानी नीचे आ जाएगा। तो पृथककारी फनल के द्वारा दो अमिश्रणीय द्रव, जो द्रव आपस में नहीं घुलते है ना, जैसे ये इस तरीके से ऊपर तेल है, नीचे कुछ काला पदार्थ है, जो भी है, मतलब दो द्रव आपस में ना घुले, तो फिर पृथककारी कीप के द्वारा उनका हम शोधन कर सकते हैं। इसके बाद एक और विधि मैं आपको समझाने जा रहा हूं, जिसे हम कहते हैं वर्ण लेखन। क्रोमेटोग्राफी, और मैं यहाँ पे आपको पेपर क्रोमेटोग्राफी बताऊंगा, यानी कागज वर्ण लेखन। बच्चों आप लोग जानते हैं कि जो आप काले पेन में जो इंक शाही प्रयोग करते हैं काले पेन में, उसमें बहुत सारे रंगीन पदार्थ मिले होते हैं, तब जाके वो काला बनता है। अगर हमें उसके घटकों को अलग करना है तो हम क्या करेंगे, उसको हम वर्ण लेखन का प्रयोग करेंगे। अब देखेंगे कि वर्ण लेखन क्या है। इसमें हम क्या करते हैं कि एक फिल्टर पेपर लेते हैं, उस पर एक लाइन खींच देते हैं और उस लाइन पर काली शाही की एक बूंद लगा देते हैं। अब इस फिल्टर पेपर को हम एक ऐसे विलायक में लटका देते हैं जिसमें ये रंग घुल सके,
या एक विलायक पदार्थ लीजिए, जैसे पानी होता है, ये बूंद इसमें डूबनी नहीं चाहिए। हमने इसको लटका दिया। अब जैसे जैसे फिल्टर पेपर के जो छिद्र है उनके ऊपर पानी चढ़ेगा तो शाही के घटकों को ऊपर लेकर चलेगा। तो जिस घटक की पानी में घुलने की क्षमता ज़्यादा है वो ऊपर चला जाएगा, और जिस घटक की क्षमता कम है वो नीचे ही रह जाएगा। इस प्रकार अलग अलग घटक इस कागज़ पर आपको मिल जाएंगे। जिस रंग की घुलनशीलता ज़्यादा है वो आपको ऊपर मिलेगा, और जिस रंग की घुलनशीलता कम है वो नीचे रह जाएगा। इस पेपर पर रंगों का एक क्रम बन जाएगा। ज़्यादातर रंगीन घटकों को ही इस विधि द्वारा हम अलग अलग करते हैं। आशा करता हूँ बच्चों शोधन की जो विधियाँ मैंने आपको पढ़ाई हैं वो आपको समझ में आई होंगी। बार बार वीडियो देखें, अच्छे से समझ में आ जाएंगी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, अपनी पढ़ाई का एक उद्देश्य बनाएं। आप क्या बनना चाहते हैं ये सोचकर पढ़ाई को गंभीर होकर करें। आपका समय बहुत कीमती है। इस दुनिया में सबसे कीमती चीज़ समय है, इसको बर्बाद ना करें। आप देखें अपने चारों जिन्होंने समय बर्बाद किया है वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आप उनसे सीख लें और अपने जीवन को अच्छा बनाएं। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।